अस्सलाम वालेकुम माय बिलव्ड एंड रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। कैसे हो सब? ठीक हो? उम्मीद करता हूँ पेपर बहुत अच्छे दे रहे होंगे आप सब, और पूरा टाइम आप कंज्यूम कर रहे होंगे, प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट के साथ चल रहे होंगे, और पेपर प्रेजेंटेशन भी आपकी कमाल की होगी। और स्टूडेंट्स, आपका फर्स्ट टाइम का फिज़िक्स का जो ऑब्जेक्टिव पेपर है, जैसा कि आपसे पहले कहा था कि वो आपके सामने आ चुका है। स्टूडेंट, बेसिकली ये जितने भी मैं इनिशिएटिव्स ले रहा हूँ चैनल पर, सब आपकी मोहब्बत में और आपके लिए ही ले रहा हूँ, ठीक है? ताकि आप लोगों की तमाम जो कन्फ्यूजन हैं वो उनको दूर किया जा सके, और ऑब्जेक्टिव पेपर जो इंशाल्लाह तमाम ही पेपर्स जितने भी रह गए हैं उनके हम सॉल्व करेंगे इसी चैनल पर। और स्टूडेंट, बेसिकली तो करेक्ट ऑप्शन बताने में देर नहीं लगती, लेकिन बेसिकली जो मेरा पर्पस होता है कि मैं लॉजिकली हर ऑप्शन को डिस्कस करूं क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, कि ताकि आपके तमाम जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो सकें कि हम जो हैं वो कहाँ पर ठीक हैं। तो कुछ स्टूडेंट्स जो थे उन्होंने मेरे साथ अच्छी डिबेट भी की कि ऑप्शंस के रिलेटेड मुझे बहुत अच्छा लगा। तो इसी तरह के जो क्यूरियस स्टूडेंट्स होते हैं ना, जो लर्निंग समझते हैं कि एक्चुअली लर्निंग है क्या, तो उनके लिए जो है वो बेसिकली ऐसे काम करने बहुत अच्छा लगता है। तो स्टूडेंट्स, जितनी आप लोगों की मोहब्बत होगी, जिस तरीके से आप जो है वो इसमें टेक पार्ट करेंगे, उसी तरह मेरी जो इनपुट है वो भी मज़ीद मैक्सिमम होती जाएगी, क्योंकि जितनी मोहब्बत होती है फिर उतनी ही उसमें फिर इनपुट में ऐड कर देता हूँ। तो बेसिकली स्टूडेंट्स, आपके सामने फ़िज़िक्स का पेपर आपको नज़र आ रहा है। ऑब्जेक्टिव फर्स्ट टाइम का पेपर हो चुका है, ऑब्जेक्टिव उसका मैं लेकर आ चुका हूँ, और इंशाल्लाह सेकंड टाइम का भी रात को अपलोड हो जाएगा। तो एमसीक्यूज़ आपके आगे हैं। सबसे पहला एमसीक्यू जो है वो कह रहा है जी कि विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ वेव sorry, which of the following characteristic of a wave is independent of other? जी, तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले एक बात तो अपने जहन में रख लें कि इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो स्पीड है, ठीक है? तो स्पीड है क्यों? स्पीड है क्यों? पहली बात तो स्टूडेंट ये है कि स्पीड जो होती है वो दूसरी वेव पर इंडिपेंडेंट होती है, ठीक है? यानी कि दूसरी कोई भी वेव है उसकी प्रॉपर्टीज़ पर स्पीड इंडिपेंडेंट होती है। और बेसिकली ये तो वेव की फंडामेंटल प्रॉपर्टी खुद है, किसी और वेव पर क्या डिपेंड करेगी? यानी किसी दूसरी वेव की प्रॉपर्टी पर डिपेंड नहीं करती, ठीक है? क्योंकि ये बेसिकली जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ वेव इटसेल्फ, ठीक है, इट्स अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ अ वेव इटसेल्फ। बाकी फ्रीक्वेंसी की बात करें और वेवलेंथ की बात करें, आपको पता है कि ये इंटर रिलेटेड होते हैं। जहाँ फ्रीक्वेंसी ज़्यादा वहाँ पे वेवलेंथ कम, वेवलेंथ ज़्यादा तो फ्रीक्वेंसी कम। और जो वेव स्पीड की इक्वेशन है वो भी आपको पता है कि स्पीड इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय वेव लेंथ। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा स्टूडेंट स्पीड। उम्मीद करता हूँ आपको 100% ये चीज़ क्लियर हो चुकी होगी। सेकंड है जी आपका, बेसिकली ये नॉलेज बेस्ड होना चाहिए, इसमें कोई कॉन्सेप्ट वगैरह तो खैर हर ही टॉपिक में होता है, लेकिन इसमें आपकी मेमोरी जो है वो बहुत ज़्यादा टेस्टिफाई होती है कि आप क्या कर रहे हैं। स्पीड ऑफ साउंड इन वुड, तो सबसे पहले स्टूडेंट याद रखना कि स्पीड ऑफ साउंड जो होती है ना, वो डिपेंड करती है डेंसिटी पर। किस पर डिपेंड करती है? डेंसिटी पर, ठीक है? तो रूम टेम्परेचर पर और ड्राई वुड पर, रूम टेम्परेचर और ड्राई वुड पर जो इसकी मीटर पर सेकंड में वैल्यू है, करेक्ट ऑप्शन वो है 1531 मीटर पर सेकंड, जो कि वेलोसिटी का कॉमन सा यूनिट है। तो ये आप लोगों के पास इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी। नेक्स्ट एमसीक्यू की बात करें तो विच टाइप ऑफ इमेजेस फाउंड बाय कन्वेक्स ऑन स्क्रीन। तो याद रखिएगा, जो कन्वेक्स लेंस होता है वो रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाता है स्क्रीन पर, जब ऑब्जेक्ट को आप बियॉन्ड द फोकल लेंथ ऑफ लेंस रखते हैं। क्योंकि लेंस जो होता है वो लाइट को कन्वर्ज करता है और रियल इमेज बनाता है, ठीक है ना, जो कि ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट से क्या होता है? इन्वर्टेड होता है। क्लियर होगा स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूँ आपको कॉन्सेप्ट 100% क्लियर हो चुका होगा। आपके लिए रिपीट कर रहा हूँ, आपको पता है बेसिकली आप पूरा साल पढ़ते रहे हैं कि जो कन्वेक्स लेंस होता है वो रियल और इन्वर्टेड इमेज स्क्रीन पर बनाता है। कब बनाएगा? जब जो ऑब्जेक्ट होगा उसको आप लेंस की उसकी जो ऑब्जेक्ट होगा ना, ऑब्जेक्ट कन्वेक्स लेंस जो होता है वो रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाता है स्क्रीन पर, जब ऑब्जेक्ट को आप उसकी फोकल लेंथ से बियॉन्ड रखते हैं लेंस में, ठीक है? और क्यों रखते हैं, इसकी भी क्या रीज़न है? इसकी रीज़न ये है
कि लेंस जो होता है वो लाइट रेस को कन्वर्ज करता है और कन्वर्ज करने के बाद रियल इमेज बनाता है जो कि ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट से इन्वर्टेड होता है। तो इसका ऑप्शन करेक्ट होगा जी, इन्वर्टेड एंड रियल। क्लियर हो गया। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 4 की बात कर रहा हूं। कैपेसिटेंस को कैसे आप डिफाइन करते हैं? तो कैपेसिटेंस को कहते हैं जी, कैपेसिटेंस इज डिफाइन एज द, इसको आप कह सकते हैं जी कि ये रेशियो ऑफ चार्ज स्टोर ऑन अ कंडक्टर टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट। यानी कैपेसिटेंस इज डिफाइन एज, इसको हम कहेंगे कि रेशियो ऑफ चार्ज स्टोर ऑन अ कंडक्टर टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट, यानी C इज इक्वल टू Q बाई V। आगे चलते हैं जी। तो लिखा हुआ है द कंबाइंड रेजिस्टेंस ऑफ टू आइडेंटिकल रेजिस्टर कनेक्टेड इन अ सीरीज इज 8 ओम। द कंबाइंड रेजिस्टेंस इन अ पैरेलल अरेंजमेंट विल बी। तो जब आपके पास दो आइडेंटिकल रेजिस्टर जो होते हैं ना वो सीरीज में जुड़े हुए होते हैं, तो उनकी जो कंबाइंड रेजिस्टेंस होती है वो सम ऑफ देयर इंडिविजुअल रेजिस्टेंस होती है। मिसाल के तौर पर आपकी जो आर सीरीज जैसे R1 प्लस R2, R1 प्लस R2 है, तो इसमें आपके पास जो है वो दोनों रेजिस्टेंस को जब हम कंबाइन करते हैं तो वो कह रहा है कि दो रेजिस्टेंस है वो कंबाइन हुई है सीरीज में और उसकी जो वैल्यू है वो 8 ओम है। यानी R1 प्लस R2 की क्या वैल्यू है? 8 ओम है। तो रेजिस्टर आपके चूंकि आइडेंटिकल हैं और इनकी इंडिविजुअल रेजिस्टेंस भी बराबर है ना, यानी R1 जो है R1 इज इक्वल टू R2। तो यानी कि हम 8 को डिवाइड कर सकते हैं 2 पर और हमारा आंसर आता है 4 ओम। तो सेम रेजिस्टर जब आपके पैरेलल कनेक्ट होंगे तो उनकी कंबाइंड रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी? 1/R पैरेलल के केस में। तो 1/R के केस में क्या होगा? 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है स्टूडेंट। तो 1/R1 प्लस 1/R2, तो जो R1 की वैल्यू है वो 4 है, यानी 1/4 प्लस 1/4। तो ये जो आपका आंसर आ जाएगा उसको आप देखें तो आपका आंसर 4/2 आएगा, जिसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 ओम आएगा। तो ये स्टूडेंट हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनता है ये 2 ओम बनता है। ठीक है स्टूडेंट्स, बाकी किसी किस्म की मजीद आपके पास कन्फ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। यहाँ पर मैं मैथमेटिकली इसको सॉल्व नहीं कर रहा टाइम की शॉर्टेज की वजह से। तो वैसे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर आपके पास है 0303650864 एनी टाइम आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो इसी तरीके से स्टूडेंट MCQ नंबर 6 आ रहा है कि विच पार्ट ऑफ अ DC मोटर रिजर्व द डायरेक्शन ऑफ करंट थ्रू द कॉइल आफ्टर एवरी हाफ साइकिल। तो बेसिकली ऑप्शन जो है वो आर्मेचर, कम्यूटेटर, ब्रशेस एंड स्लिप रिंग्स। लेकिन इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ना जी वो मेरे अकॉर्डिंग है कम्यूटेटर, क्योंकि कम्यूटेटर एक मैकेनिकल डिवाइस होती है, DC मोटर के अंदर होती है ना, ये करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर देती है। ठीक है, किसके अंदर से? आर्मेचर कॉइल में से। यानी हर हाफ साइकिल के बाद आर्मेचर कॉइल के थ्रू करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर देता है DC मोटर में कम्यूटेटर। ठीक है ना। और इसके अंदर होता क्या है आपको पता है कि इसके अंदर एक रोटेटिंग रिंग होता है जो कि स्प्लिट हुआ होता है दो सेगमेंट में। वो दोनों सेगमेंट जो होते हैं वो आर्मेचर कॉइल से जुड़े हुए होते हैं। जब आर्मेचर रोटेट करता है तो जो कम्यूटेटर होता है वो करंट का जो फ्लो होता है वो कॉइल में पास कर देता है ताकि मोटर जो है वो वन डायरेक्शन में रोटेट करती रहे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया कम्यूटेटर। MCQ नंबर 7 की बात करता हूं तो नैंड गेट की बात है। तो नैंड गेट आपको पता है, इसका ट्रुथ टेबल भी आपको पता है कि जब आपके पास वो कह रहा है कि जब ज़ीरो होगा तो फिर क्या होगा। तो इसका तो आंसर बिल्कुल सिंपल सा है। तो आउटपुट इसकी क्या हो जाएगी? आउटपुट इसकी हो जाएगी A इज इक्वल टू 1 एंड B इज इक्वल टू 1। ठीक हो गया ना। तो ये आपकी नैंड गेट का जो आउटपुट नैंड गेट की पूछ रहा है ना, यानी कह रहा है कि जब आउटपुट ज़ीरो होगी, ठीक है ना, आउटपुट सिर्फ ज़ीरो हो तो फिर इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि A की वैल्यू भी 1 है और B की भी 1 है। ब्रेन किसको कहते हैं जी? कंप्यूटर को। ब्रेन आप सब जानते हैं CPU को कहते हैं। CPU जो होता है वो इंस्ट्रक्शन को भी एग्जीक्यूट करता है, कैलकुलेशन को भी परफॉर्म करता है, डेटा ट्रांसफ़र भी करता है और सिस्टम के रिसोर्सेज को भी मैनेज करता है। ठीक है, यानी ये इंस्ट्रक्शन को इंटरप्रेट करता है ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशंस में। सेंट्रल कंपोनेंट है ये आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसकी फुल फॉर्म होती है, कंप्यूटर का ब्रेन है। तो ये तो अनडाउटेडली CPU है, 6-7 के बच्चे को भी ये पता है।
आगे चले जी, द हाफ लाइफ। हाँ जी, ये एमसीक्यू बड़ा टेक्निकल था और काफ़ी स्टूडेंट ने इसमें मिस्टेक किया कि द हाफ लाइफ ऑफ अ सर्टेन आइसोटोप इज़ 1 डे, व्हाट इज़ द क्वांटिटी ऑफ आइसोटोप आफ्टर 2 डे। तो बेसिकली हाफ लाइफ पहले तो हमें पता होना चाहिए होता क्या है। हाफ लाइफ किसी भी आइसोटोप की वो वक्त होता है, ठीक है। यानी मैं इसको अगर कहूँ, इसकी डेफिनेशन बनाऊँ तो क्या होगी, द हाफ लाइफ ऑफ एन आइसोटोप इज अ टाइम इट टेक्स फॉर हाफ ऑफ द ओरिजिनल अमाउंट टू डिके। तो हाफ लाइफ इस आइसोटोप की हमें बताई गई है, 1 डे है। तो डे 1 में 1/2 जो ओरिजिनल अमाउंट हो जाएगी रिमेन रहेगी। डे 2 में 1/2 जो है वो उस जो रिमेनिंग 1/2 कट के उससे भी 1/2, फिर लीविंग कितना छोड़ेगा, 1/4 ओरिजिनल का। तो आफ्टर 2 डेज 1/4 जो है वो उसकी आइसोटोप जो हो जाएगा वो रह जाएगा, यानी उस आइसोटोप की जो अमाउंट है वो 1/4 में रह जाएगी। तो इसका आंसर हो गया जी आपका ऑप्शन नंबर बी, 1/4। क्लियर हो गया स्टूडेंट। एमसीक्यू नंबर 10 की बात करता हूँ तो थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको दे सकता हूँ। ये बेसिकली ऑटो हान था और उसका असिस्टेंट था स्ट्रेसमैन। इन्होंने दिसंबर 1938 में ना जो न्यूक्लियर फिशन थी इसको डिस्कवर किया था। और इन्होंने ये कहा था कि आप यूरेनियम के ऊपर जब आप न्यूट्रॉन की बम्बार्टमेंट करते हैं तो ये बेरियम और क्रिप्टॉन है, ये फिशन का भी रिएक्शन है ना, स्लो मूविंग न्यूट्रॉन हम जब यूरेनियम पर बम्बार्ड करते हैं तो बेरियम और क्रिप्टॉन बनता है और बहुत सारे न्यूट्रॉन रिलीज होते हैं। तो बेसिकली ये जो डिस्कवरी जो थी वो एक्चुअली जो अनाउंस हुई थी वो जैन 1939 में हुई थी। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो 1938 है, चूँकि उसके क्लोज तो अब 1939 है, तो इसलिए हमारा ये करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। तो न्यूक्लियर फिशन जो था उसको डिस्कवर किया गया 1938 में। ठीक है। वैसे तो ये इसका आंसर जो है वो आपको मैं बता चुका हूँ, जनवरी 1939 में। आगे आपको कॉलेज लेवल पे ये बातें जो हैं वो काम आती हैं। फिर आगे चले जी, फर्स्ट ये 11th जो है वो माइक्रो प्रोसेसर की बात करें तो माइक्रो प्रोसेसर जो है वो क्या है। माइक्रो प्रोसेसर किसका पार्ट है भाई, माइक्रो प्रोसेसर तो सेंट्रल सीपीयू का पार्ट है। इसके अंदर पूरा प्रोसेसिंग सिस्टम कंप्यूटर का होता है, यानी कि एक सिंगल इंटीग्रेटेड सर्किट के अंदर पूरा प्रोसेसिंग सिस्टम मौजूद है। और ये कंप्यूटर का ब्रेन भी होता है, इंस्ट्रक्शन को भी ये एग्जीक्यूट करता है, कैलकुलेशन भी परफॉर्म करता है और ये डेटा ट्रांसफ़र को भी कंट्रोल करता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन अनडाउटेडली आपका सीपीयू है। ठीक है। लास्ट हमारा एमसीक्यू नॉट गेट, बहुत सिंपल सा आंसर है इसका। इक्वेशन ऑफ नॉट गेट, गेट्स आपने उम्मीद है बहुत अच्छे से प्रिपेयर किए होंगे। तो इसका आंसर जो है वो डी है, एक्स इज इक्वल टू ए बार। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको 100% तमाम एमसीक्यूज़ क्लियर हो चुके होंगे और आपकी तमाम क्वेरीज जो हैं वो हमेशा मेरे लिए रिस्पेक्टेबल हैं। आप किसी भी टाइम एमसीक्यूज़ का या किसी किस्म की क्वेरी है तो आप मुझसे डिबेट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और बेसिक पर्पस क्या है कि क्वालिटी लर्निंग को हमने प्रमोट करना है और आपके अंदर क्यूरोसिटी क्रिटिकल जो अंडरस्टैंडिंग है उसको डेवलप करना है, ताकि आप जो है वो चीज़ों को असेस करें, असेसिंग पावर लें। रोट मेमोराइजेशन से अपने माइंड को उसको अपने माइंड से रोट मेमोराइजेशन को रेडिकेट करें। तो स्टूडेंट फिर इंशाल्लाह सेकंड टाइम के पेपर में बात होगी और फिर फर्दर जो नेक्स्ट आपके पेपर्स आ रहे हैं उसके रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के रिलेटेड बात होगी। और फिर हमारा अपना किंग केमिस्ट्री का पेपर भी आ रहा है जो कि फ्राइडे को है, उसके रिलेटेड काफ़ी सारी वीडियोस आनी हैं क्योंकि उस पर तो हमारा स्पेशल फोकस है। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो चैनल के साथ जुड़े रहिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए, अपनी प्रेजेंस का मुझे सबूत दें कि ताकि आप मेरे साथ हैं। तो अपने सर को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।